आई हैव वर्कड ऑन मोर देन 5 US बेस्ड प्रोजेक्ट। लैंग्वेज बैरियर कितना लगता है आपको कि ये कितना रोल प्ले करें? क्योंकि पाकिस्तानी आपने देखा थोड़े से शाय हैं। ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब आप उसे बताते हैं कि यार आज हमारे पूरे लाहौर की लाइट नहीं आ रही। कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसको चूज़ करना चाहिए जिसको लोकल इंटरनेशनल दोनों में बहुत फ़ायदा देगा? जैसा कितने लोग हैं अभी आपकी टीम के, कितने लोग हैं जो आपके अंडर काम करें? और जिन लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए उनकी करनी चाहिए। बेशक हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कह लें हमारे आपस में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उन लोगों में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो यूएस वाले आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट किस चीज़ के दे रहे होते हैं? उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है? लास्ट क्वेश्चन क्या एज है आपकी? मेरी ये अच्छा सवाल है क्योंकि रीज़न इज़ कि को मानता नहीं है। तो वी हैव अ टीम ऑफ 40 इंजीनियर्स दैट आई एम लीडिंग। वाओ, 40 इंजीनियर्स। यस। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किस किस्म की डिमांड ज़्यादा है और कहाँ अपॉर्चुनिटी? ऐप डेवलपमेंट, कुछ सॉफ्टवेयर बना के देना है, वेब डेवलपमेंट करनी है, इतने वाला टाइम किस चीज़ का? करते हैं वो लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महेंद्र अहमद काज़ी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई-कॉमर्स पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। देखें, डिप्लॉयर्स का जो मकसद है वो ये है कि हम आपको इतना इनेबल कर दें कि या आप फ्रीलांसिंग कर सकें, या आप सर्विस एजेंसी की तरफ चले जाएं, अपनी सर्विसेज यानी दूसरों को ऑफर करें, या आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना के, अपना बिजनेस बना के, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस फील्ड के अंदर चले जाएं। तो रिसेंट आपने जितने भी एपिसोड देखे, हमने इन्हीं फेजेस को जो है लेके चले हैं। लेकिन आज के जो मेहमान है मेरे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी को अबूर हासिल करके किस एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, कौन सा नॉलेज सीखना चाहिए, उस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है और उसका इस्तेमाल करते हुए डॉलर्स के अंदर कैसे कमाना है, या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे खुश करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद है वो अगर देखा जाए तो उनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत कम अरसे के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा अपना नाम बनाया है। ना सिर्फ नाम बनाया है पाकिस्तानी मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। और आप लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ आपका जुड़ना, कि आप क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो मेरे साथ हैं आज इर्तज़ा इजाज़ फ्रॉम डेवसिंग। अस्सलाम वालेकुम इर्तज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हैदरअल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ज़बरदस्त, बेहतरीन। इर्तज़ा, इतनी छोटी उम्र के साथ आपने बहुत ज़बरदस्त एक लेवल अचीव किया है और डेवसिंक में भी इस वक्त आप एक बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर हैं। थोड़ा सा आपका जर्नी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह टेक साइड पे आए, किसने अवेयरनेस दी, फिर किस तरीके से डेवसिंक का पार्ट है और अब किस तरह इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर इस चीज़ पे रोशनी डालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ मोहम्मद इर्तज़ा इजाज़। आई एम करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट टीम लीड इन डेवसिंक और इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं, प्लस और माइनस। तो स्टार्ट जो था, जैसे सबका होता है, डायरेक्शन जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि भाई आपकी राइट डायरेक्शन होगी, आपको राइट सक्सेस राइट टाइम पे मिलेगी। तो मैंने स्टार्ट किया जब आफ्टर ग्रेजुएशन, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम GCU 2014 to 18 बैच। तो मुझे यूनिवर्सिटी के करीब ही कई सॉफ्टवेयर हाउसेस में, जैसे यूजुअल जो प्रोसेस है जी, आपके करीब सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ CVs ड्रॉप करना शुरू करते हैं, वैसे ही किया। तो मुझे लारावेल बैकएंड इंजीनियर की जॉब जो है वो ऑफ़र हुई, मैंने एक्सेप्ट की और कुछ देर काम किया तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द राइट इन्वायरमेंट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरा एक दोस्त था फ़ारूक, तो हम इकट्ठे पढ़े थे FSC में, तो वो डेवसिंक में काम करता था। तो हमारी कहीं एक दिन मुलाकात हुई। तो और ये बैक इन कौन सा टाइम पीरियड है? ये है बैक इन 2018 आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर नवंबर, लाइक सर्दियाँ चल रही हैं और हमारी मुलाकात हुई। वो भी गवर्नमेंट टेस्ट दे रहा था, मैं भी गवर्नमेंट टेस्ट दे रहा हूँ। वहाँ हमारी सडनली एक कहने के मुलाकात होगी और पूछा उसने मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने उसकी लाइफ में पूछा, क्योंकि काफ़ी गैप के बाद हम मिल रहे थे। तो हमारी वो जो टिपिकल कन्वर्सेशन होती है वो चली। तो डेवसिंक के बारे में उसने बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो है ना आइडियल कोई जगह का बता रहा है, या तो ये खुद फ्रेश है, ऐसा सीन नहीं होगा, इसको भी डीपली पता नहीं है जगह का। क्योंकि जो कल्चर अभी डेवसिंक में आप देख रहे हैं, ये तब भी ऐसे ही था। और तब मे बी हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं थी, मे बी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन डेवसिंक इतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी और इतना ही सपोर्ट कर रही थी। हाँ, तब हम सोशली नहीं थे उस तरह से, तब हम कहने खुद को सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस थे, मार्केट को डेवलप नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सारा कल्चर, ये सारा कुछ ऐसे, ये पाकिस्तानी कंपनी में होना बड़ी बात थी, विच अट्रैक्टेड मी। तो मैंने घर जाते साथ ही उससे फॉर्मेट मांगा, मैंने कहा अपनी CV का फॉर्मेट देना। मैंने अपनी CV मैप की, उसी फॉर्मेट भी नहीं चेंज किया, और जी उन्होंने मेरी CV सबमिट करवा दी। तो मुझे HC से कॉल आ गई। खैर कुछ दिनों में इंटरव्यू प्रोसेस, उन दिनों अब वाली डेवसिंक में वहाँ बहुत खुश है। रीज़न इसके अब घंटे आते हैं, अब 1 घंटे में इंटरव्यू हुआ, आप चले गए।
उस वक्त क्वालिटी पे इतना मतलब फोकस किया जाता था कि मेरा इंटरव्यू दैट वेंट लॉन्ग फॉर 4 आवर्स। लाइक मैं गया हूँ, फर्स्ट इंटरव्यू एचए के साथ हुआ है, सेकंड इंटरव्यू टेक्निकल था, टेक्निकल में मैं गया हूँ और ज़ियाद साहब जो आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, तो मतलब हर एस्पेक्ट उन्होंने जो है ना वो मॉनिटर किया कि यार बिहेवियरल वर्सेस टेक्निकल कहाँ जो है मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, कहाँ मैं लैक करता हूँ। खैर काफ़ी अच्छा फीडबैक भी दिया, और फीडबैक उस ज़माने में भी बड़ा प्रोफेशनल दिया जब ये स्टार्टअप कंपनी थी कि जी यूएस स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहते हो कि ये आप इसको इम्प्रूव करें, इसको इम्प्रूव करें, और ये चीज़ आपकी अच्छी है, मतलब बहुत कॉम्प्रीहेंसिव फीडबैक। तो मुझे थोड़ा बहुत रियलाइज़ होना शुरू हुआ जब इंटरव्यूज़ के लिए मैंने जाना शुरू किया कि नहीं यार जो फ़ारूक कह रहा था वो बात ठीक थी। तो फिर ऑफ़र आई मुझे, तो आई जॉइन डेफसिंग इन 2019 या मार्च इन 2019। सो मैंने ज्वाइन किया एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। काफ़ी कुछ सीखा, जाते साथ ही मुझे यूएस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। और पाकिस्तान में रहते हुए ना ये चीज़ बहुत क्वालिटी पे बहुत कम फोकस है। डेफसिंग की ये बात अच्छी थी कि इन्होंने शुरू से ही अपने रेवेन्यूज़, अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, सब कुछ क्वालिटी पे बहुत इन्वेस्ट किया। और उसका आउटकम ये आपके सामने है इस टाइम। अगर आप इंजीनियर्स अच्छे बना रहे हैं, अभी भी हम अगर कोई जॉब्स देखते हैं, हमने आई हैव वर्कड ऑन मोर देन 5 US based projects, right? So that are impactful and that have all the professional practices there. तो आज भी अगर हम कोई US जॉब देखते हैं और देखते हैं यार इसकी JD क्या है, तो that meets entirely with what we have in our portfolio. Great. तो ये बहुत कहने की अनकॉमन सी चीज़ है कि जी आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का आइडिया है, आपको क्वालिटी कोड का आइडिया है, आप जो हो वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा पाकिस्तान की कंपनीज करती हैं कि जी आप प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं एम्प्लॉय को निचोड़ के, टॉक्सिक इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है। डेफसिंग प्रूव दैट फॉर मी एटलीस्ट कि यार नहीं, ज़्यादा प्रोडक्टिव निकल सकती है अगर आप ऑनरशिप वाला फैक्टर एम्प्लॉय की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो आपने जो यूएस के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो क्या डिफरेंट होता है एक प्रोजेक्ट का जो कि एक मल्टीनेशनल है या इंटरनेशनल है वर्सेस द पाकिस्तानी काइंड ऑफ थिंग? लाइक अगर आप यही पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं वर्सेस जो यूएस के अंदर इंप्लीमेंट करें, कितना डिफरेंस है और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है? हाँ, ये दैट्स अ राइट क्वेश्चन। तो असल में जो हमारी कंपनीज करती हैं, हमारी कंपनीज पाकिस्तान में शायद कोई इकोनॉमिकल रीज़न है या फिर जो भी हमारा सीन है, हमें आउटकम्स वाला फैक्टर हमारे लिए पहले आया था। भाई कंपनी खोलिए, मुझे आउटकम्स अगले दिन नज़र आ जाए। बिल्कुल। तो मैं भी पाकिस्तानी लोकल मार्केट के लिए काम किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि जी आपको कोई चीज़ साइन हुई है, कोई वेबसाइट आपको साइन हुई है, तो अगले दिन जी उसकी कोई थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर बना के दे देना ताकि थोड़ा तसल्ली में हो जाए हमारा CEO। तो डेफसिंग या फिर आप यूएस प्रोजेक्ट्स की जो बात कर रहे हैं, इधर सीन ये है कि वो लोग जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं वो सीखने वाली हैं, वो लोग जिन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं वो सीखने वाले हैं। सही। और वो लोग जितना इन्वेस्ट करते हैं इन प्रोसेसेस को, जितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो चीज़ सीखने वाले हैं। लैंग्वेज बैरियर कितना लगता है आपको कि ये कितना रोल प्ले करें? क्योंकि पाकिस्तानी आपने देखा थोड़े से शाय हैं, ऐसे है। इंग्लिश बोलते हुए या इंग्लिश सुनते हैं तो उनको जवाब देने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो शायद वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि ये कितना रोल प्ले करता है या इसका कोई रोल नहीं है? गोरा जो है वो सिर्फ आपसे क्वालिटी मांग रहे हैं, इफ़ यू आर डिलीवरिंग दैट मीन्स ओके। यार इसका ना ये सीन है कि जो गोरा है ना, वो उनको आइडिया है कि भाई ये 100% दे विल नॉट वुड बी एबल टू कम्युनिकेट 100% करेक्ट, राइट? तो उसने एक्सपेक्ट किया हुआ है पहले ही Okay. कि यार इसे 100% कम्युनिकेशन मैंने नहीं एक्सपेक्ट करनी। और जिन लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए उनकी करनी चाहिए। बेशक हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कह लें, हमारे आपस में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उन लोगों में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे होते हैं, वो लोग जैसे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, नाउंस पर नाउंस कोई नहीं है, लेकिन बोल देते हैं। हम लोग उसकी हम सोचने में, नाउंस के चक्करों में हम अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिस कर जाते हैं। खैर ये चीज़ भी ऐसे ऐसा डेवलप हो जाती है। जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप सोच के बोल रहे हैं, आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आपको पता है कि यार माई वर्क इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन माई कम्युनिकेशन। अब आप बोल के नहीं काम करें, वो फोकस है कि यार मैंने कौन सा टास्क कर लिया, क्या उस तरह करते करते आप इतना फ्लुएंट हो जाते हैं कि आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाती है कि यार मैंने किस परसेंटेज तक, या फिर मेरी बात बस इतनी हो कि अगले को कन्वे हो जाए। अगर आपके सेंटेंस में 4 वर्ड्स भी हैं, अगले को कन्वे हो जाता है, दैट्स इनफ। सही। इतना जो बच्चा देख रहा है उसके लिए क्या आज एक ऐसा गोल हम सेट कर सकते हैं कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में है तो उसने कोई प्रोफेशनल चूज़ करना है, कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसको चूज़ करना चाहिए जो उसको लोकल इंटरनेशनल दोनों में बहुत फ़ायदा देगा? आजकल के ज़माने में अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो हम सबको आइडिया है जी, एक्सपोर्ट्स जितनी हमने बढ़ानी है वो IT इंडस्ट्री ही है, लेकिन हर बंदा IT के लिए भी नहीं बना।
मैं खुद ही इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको यू शुड बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर. ओके. लाइक यू शुड ऑलवेज नीड टू थिंक, सॉल्व योर सेल्फ, देन नीड टू सॉल्व अदर थिंग्स. रिगार्डलेस आपकी कोडिंग के अंदर कोई अच्छी नो हाउ है नहीं है. अच्छा, हमने ना ये चीज़ पे बड़ा सोचा, हमने इंटरनल काफ़ी ज़्यादा इस पे मीटअप्स किए, हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, हमने नॉन टेक लोगों को जाके. अच्छा, इसके लिए ना एक बेस्ट एग्जांपल रहेगी, मेरे साथ रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में मैं काम करता, न्यूयॉर्क बेस्ड वो प्रोजेक्ट था. मेरे साथ एक गोरा था, न्यूयॉर्क का ही था, वो डेवलपर था. तो मैं, अब वो डेवलपर है मेरा, मैं उसको रिपोर्टिंग टू हूँ, वो लीड है मेरा, और मेरी एज का है, और मेरी बैचलर्स डिग्री है, उसकी डिग्री कोई नहीं है. Okay. वो एक हार्डवेयर शॉप पे हेल्पर था. ओह, लोंगागो. ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर. तो उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, उसने बैरियर अपने अंदर कुछ ना कुछ तो फिट नहीं किया होगा जो हम करके इस टाइम बैठे हुए हैं. 4 साल की डिग्री, अगर आप ये सोचें कि यार इस बंदे ने ये कर सकता है, इसकी 4 साल की डिग्री है, इसने पढ़ा है, वो 4 साल में ऐसा कुछ नहीं है. वो जो किताबें हमें दी गई हमने वो भी पूरी नहीं पढ़ी. स्लाइड्स के थ्रू हमने पेपर्स क्लियर किए. उन 4 सालों में हमारा फन फैक्टर भी था, घूमना फिरना भी था, हॉलीडेज, थोड़ी बहुत एग्जाम्स, काफ़ी कुछ वेस्टेज हो गया हमारा. लेकिन अगर वही ट्रेनिंग हम अगर एक डेडिकेटेड टाइम में करवाने लगें तो मैक्सिमम 2 या 3 महीने डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, डेटाबेसिस और कोई आपका बेसिक जो आपके हैं बेसिकली ऊप, ये 4 चीज़ें अगर आपको आती हैं, आप ये खुद इसकी तैयारी कर लें 3 महीने. सही. तो आप इजीली इसमें जंपिंग कर सकते हैं. अब हमारा माइंडसेट बना हो यार हमने की हुई है, हमें एक सेटिस्फेक्शन फैक्टर है हमारे में, यार हम कर सकते हैं. सही. बाकी मैं सही बताऊं तो इनमें से ये सारी चीज़ें बेस ज़रूर कर रही हैं जो हम आजकल काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी आफ्टर एवरी 6 मंथ नई लर्निंग करनी पड़ती है. सही. इट इज़ कितने लोग हैं अभी आपकी टीम के, कितने लोग हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि कितनी यंग एज में अगर आप एक राइट नॉलेज की तरफ चले जाते हैं, देन सपोर्ट ऑफ द राइट कंपनी अगर आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो कितनी जल्दी जो लोगों को 20 साल 30 साल लगते हैं एक पोजीशन पे आने के लिए, यहाँ इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक मंथ्स, नॉट ईयर्स. मैं अब ईयर्स भी नहीं कहूँगा. अब जिस तरीके से तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं तो अब इट्स मैटर ऑफ मंथ्स. तो कितने लोग हैं और कितना अर्सा लगा आपको इस पोजीशन पे आने के लिए? बिल्कुल राइट. सो आई jump into the communication myself the last year, Jan, I guess so, or yeah, or before then there was September when I went into the first communication, right? Okay. तो मेरे नीचे जब communication डेफिंग में ना चीज़ थोड़ी हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है. If you are a leader, if you are a good communicator, you will have the opportunity to expand your team, right? Okay. तो जब मैंने स्टार्ट, उससे पहले अगर आप नहीं है तो या तो आप किसी को सपोर्ट दे रहे होगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे कम्युनिकेटर्स हैं. आप इंजीनियरिंग भी डिपार्टमेंट एक है, तो मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था और मैंने कभी बॉदर नहीं किया था कि यार सोचा नहीं था कि यार मैं इस तरह अपॉर्चुनिटी मुझे मिले तो मैं इस तरह कर सकता हूँ. खैर वो बैरियर हमारे लीड साहब हैं, जुनेद अली साहब और पीएम साहब हैं, रहमत अली साहब, उन्होंने मुझे पुश किया थोड़ा सा कि यार आप कर सकते हो, यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, यू आर गुड इन यू साउंड टेक्निकली गुड. तो मैं फ़र्स्ट टाइम उनके कहने पे जंपिंग किया. और ये सारा 1 साल की बात है कि मैंने अपने नीचे रिसोर्सेज जो मेरे थे उनको ट्रेन किया, इस काबिल किया जिस तरह मुझे ट्रेन किया गया. तो हमारी आइडियोलॉजी यही है, अगर आप एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करने का रखते हैं अपना एम, तो आपको एक ऐसा एल्गोरिदम, ऐसा प्रोसेस भी लाना पड़ेगा जो आपके साथ एक्सपोनेंशियल आपकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके, और वो एक ही है हायरार्किकल ऑर्डर. सही. तो मेरे नीचे 2 रिसोर्सेज थे, मैंने उनको ट्रेन किया. उनके नीचे 2 रिसोर्सेज 3 रिसोर्सेज थे, उन्होंने उनको ट्रेन किया. तो वी हैव अ टीम ऑफ 40 इंजीनियर्स दैट आई एम लीडिंग. वाओ, 40 इंजीनियर्स. यस. सो इट्स वी आर राइट ऑन ट्रैक. वी आर 1500 एम्प्लॉयज राइट नाउ. और कितना टाइम लगा आपको इस साल? 1 साल के अंदर लीडिंग 40 इंजीनियर्स दैट आर नॉट डूइंग एनीथिंग लोकली, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. और ये वो इंजीनियर्स हैं, इसमें वो टाइम भी आया, ज़्यादा भी हुए, हम प्रोजेक्ट्स के हमने दूसरी टीम को भी दिए. इसमें वो टाइम भी आया. ये सारे वो हैं जो एंगेज्ड हैं, मतलब जो एंड पे सम अप है, लमसम है हमारा वो 40 इंजीनियर्स है. और इसमें वो टाइम भी आता है कि आप प्रोजेक्ट आपके पास आया, आपके लिए हैप्पी मोमेंट है, वो भी एक टाइम आता है, पॉइंट आते हैं. रिसेशन थी जिसने लास्ट डेज यूएस मार्केट में, आपके प्रोजेक्ट्स जाते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट, दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब. तो आपको डिस्करेज नहीं होना, यू शुड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, focus on, that's the time, you got time to focus on your personal development, see what you miss in the last opportunity, and get into another one, jump into another one with better skills, better expertise and improved version of yours. Great. अब it's a
मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किस किस्म की डिमांड ज़्यादा है और कहाँ अपॉर्चुनिटी, लाइक ऐप डेवलपमेंट, आपने कुछ सॉफ्टवेयर बना के देना है, या आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो किस तरफ लोगों को इस टाइम जाना चाहिए, आने वाला टाइम किस चीज़ का है? हाँ जी, ये एक कह लें कि ये भी डिबेटेबल टॉपिक है, हम इस चीज़ पे भी कह लें कि काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि ये चीज़ वेरी करती है। अगर आज एक चीज़ की कॉस्ट इंडस्ट्री में मार्केट में ज़्यादा, सर्वरलेस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर चला, लोग मोनोलिथिक से शिफ्ट हो गए। अब हमने कहा हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे बैठे हैं ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि यार हमें नहीं पता, हमारे टीचर्स हमें पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमें मार्केट में क्या करना है। वो चाहते हैं कि मार्केट का बंदा आके उनको बताए, तो हम उनके साथ बूट कैंप्स स्केड्यूल करते हैं। ये हमारे क्वार्टरली गोल्स में होता है, ये हमारी प्रमोशंस में इंक्लूडेड होता है कि आपने इतने ऑर्स आपने देने हैं, और हम वहाँ जाके उनको गाइड करते हैं कि यार आजकल ये टेक्नोलॉजी चल रही है, आजकल ये टेक्नोलॉजी चल रही है, इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल ख़त्म हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल स्टार्ट हो रहा है। तो आजकल हमने ग्रोथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत रखा हुआ है, वो ये है कि आप आजकल देख रहे होंगे ChatGPT सुन रहे होंगे, गूगल बार्ड सुन रहे होंगे, इस तरह के टूल्स आ रहे हैं। यार मेरा अब हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि हाउ इम्पोर्टेंट इज AI राइट नाउ, एंड कितना आप लोगों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम कि यार अगर मैं कोई ऐसी चीज़ कर दूँ, मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व ऐसी फील्ड चूज़ कर लूँ जो कल को जिसकी रिप्लेसमेंट ये लोग कर सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस और PWA वेबसाइट्स के आप फॉर्म बिल्डिंग शील्डिंग कर सकें। ये इधर कमिटमेंट हो चुकी है इन टूल्स में कि ये इस तरह की वेबसाइट प्रोवाइड कर सकेंगे आफ्टर फ्यू ईयर्स। हमने अपनी ग्रोथ में ये भी काउंट किया हुआ है सही कि कल को किस टाइम तक ये एक्सपेक्टेड पहुंच सकती है, हमने शेडो किया हुआ सारा, और हमें किन किन टेक्स्ट के ऊपर रह के चलना है। तो बेसिकली आजकल जो है वो जावास्क्रिप्ट का ज़माना है। ओके और जावास्क्रिप्ट में आजकल सर्वर साइड रेंडरिंग, Next.js, Node.js, React.js, इस तरह की ढेर सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यूएस वाले आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट किस चीज़ के दे रहे होते हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली जो होती है वो कोड क्वालिटी, एक बंदा जो कोड लिखता हो, अच्छा लिखता हो, ऐसा लिखता हो जो एक्सटेंडेबल हो, आर्किटेक्चर, लाइक ही डोंट नीड ए डेवलपर। आपने एक टास्क दिया, अगले दिन टास्क हो गया, वो ये नहीं चाहते। बेशक आप लें अपना टाइम, टेक योर टाइम, लेकिन आपको टास्क दिया, आपने उसको इतना खूबसूरत करके किया कि आपने उसकी रीडमी लिखी, आपने वो टास्क किया, आपने कमेंट्स दिए, कल को मेरे फीचर पे किसी ने काम करना है तो वो ये डॉग पढ़ ले जाके, इसको अंदर ये 4 वेरिएबल्स मैंने इस पोर्ट के लिए डाले हैं, कल को वो इसके साथ अटैच कर सकता है अपना कोई भी काम। ओके वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि यार एक्सटेंडेबिलिटी हो, रीडेबिलिटी हो, क्वालिटी कोड हो। तो इस तरह, और उसके अलावा हम यहाँ पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से बहुत कम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। ये हम मैनुअल क्यूएस को प्रेफर करते हैं, वो लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं। मेरी टीम ऐसी भी थी जहाँ एक भी क्यूए नहीं था, मैनुअल क्यूए, और उस टीम में बग बहुत कम आते थे। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। और सारा कुछ ऑटोमेटेड था। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्यूए ना होना और फिर भी बग्स को कंट्रोल रखना, ये मैनुअल, आप इस चीज़ को समझिए, अगर तो मैनुअल एक बंदे ने एक फीचर जो टेस्ट करना है, हम कहते हैं कि बिल्ड्स बनी है, हम यूजली ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हमने एक प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया जिसका एक एप्लीकेशन बना दी, जिसका काम ही यही है कि उसने हमारी ऐप को टेस्ट करना है। हमने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दिया वो लिखने में कि यार जब ये पेज खुले तो ये शो होना चाहिए, ये शो होना चाहिए, ये शो होना चाहिए, वो करता है विद इन सेकेंड्स। एक मैनुअल क्यूए ने एक पूरा पेज टेस्ट करने में शायद 2 से 3 घंटे लगा देने हैं, उसने मैक्सिमम 10 सेकंड में आपको पूरे पेज टेस्ट करके आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बता देना है। दूसरा फ़ायदा उसका, एक तो वो आपकी टेस्टिंग कर रहा है, दूसरा वो आपका टाइम फ्रेम के अंदर कर रहा है, आप क्यूए की वजह से ब्लॉक नहीं रहते। इसी तरीके से थर्ड इसका फ़ायदा ये है कि आप समटाइम्स डॉक्यूमेंट करते हैं, इंसानी गलती हो जाती है, आपने डॉक्यूमेंट किया उसमें कोई गलती होगी, ये रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं ऐसे थी एक एप्लीकेशन की, डॉक्यूमेंट ने एरर नहीं देना, अगर आपने वो एक्सपेक्टेशन वहाँ लिखी हुई है, वो आपकी रिक्वायरमेंट डॉक पूरा तैयार हो रहा है। और आजकल टूल्स इतने आ चुके हैं, गोरे इस चीज़ में बहुत आ गए हैं, वो लोग टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेड हों तब भी यूज़ करते हैं, और वो ह्यूमन एफर्ट को सिर्फ इतना रखते हैं कि वो असल में इंजीनियर्स नहीं ड्राइवर्स हैं। सही। और हम यहाँ चेक एंड बैलेंस एक रख सकें, हम सिर्फ ड्राइवर्स हैं, हमने ये करना है, उन टूल्स को कॉन्फ़िगर करना है, उन टूल्स को चलाना है। सही। हमने उन टूल्स वाला काम मेहनत नहीं करनी। कल को अगर ऐसी मशीन आ गई जिसने हमारी सफाई कर दी तो कोई बंदा जो सफाई करता होगा वो पीछे रह जाएगा, खुद जो सफाई करता होगा। क्यों? क्योंकि जिसने मशीन ने सफाई करनी है उसने तेज़ी में करनी है, उसने अच्छी करनी है, और उसने जहाँ एक बंदे के जो रेवेन्यू मतलब बेसिकली जो कॉस्ट पड़नी है मशीन ने वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देनी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जैसे आज AI आई है तो लोग कहते हैं इंजीनियर्स जो है वो काम AI करेगी। तो एक मेरे क्लाइंट ने बड़ी अच्छी एक दफ़ा बात की थी, वो कहता कि यू शुड बी ड्राइवर्स, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव यू शुड बी ड्राइवर्स ऑफ दोज टूल्स। Exactly. तो पाकिस्तानियों को ये बहुत ज़रूरत है कि यार ये अवेयरनेस आए उनके पास, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा इम्पैक्ट ही यही है डेवसिंग का
हम अवेयरनेस दें, हम अच्छे कल्चर के साथ प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ, और उसके अलावा जी हम जो है लोगों को होप दें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। इतना मैं ये जानना चाहूँगा, $150 बिलियन की एक्सपोर्ट हो चुकी है आईटी की इंडिया की। हम लोगों का अगर कर्जा देखें तो 128 से 130 बिलियन डॉलर की तरफ है। हम एक बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे जो है रिक्वेस्टें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आईटी एक्सपोर्ट्स का पाकिस्तान में, आईटी के फ्यूचर का, और स्पेशली इस वक्त में कि जब ब्लैकआउट्स भी हुए हैं, कितना इम्पेक्ट किया इसने आईटी एक्सपोर्ट्स को? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी, ये चीज़ वाकई कहने की सीरियस है, और ये गोरे के लिए भी काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब आप उसे बताते हैं कि यार आज हमारे पूरे लाहौर की लाइट नहीं आ रही, या फिर आज हमारे पूरे लाहौर के इंटरनेट बंद हो गया। तो लाइक वो कहते हैं कि यार हम आपको ऑफ़र कर देते हैं स्पॉन्सरशिप, आप इधर आ जाओ, सिक्योर हो जाओ। माय गॉड। लेकिन मसला क्या है, गवर्नमेंट लेवल पे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन पूरे शहर की, पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हम नहीं हैंडल कर सकते। तो बहुत कंपनीज ऐसी जो एक पर्पस के साथ आती हैं अपनी टीम लेकर और कुछ करना चाहती हैं, तो वो उनका काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन और ये सिर्फ ये बिल्डिंग खड़ी करना इस तरह का नहीं है, बल्कि एक आईटी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट लाना है। अच्छा, एक सीन और मैंने ऑब्जर्व किया है, कोक का फार्मूला है ना, वो सिर्फ कोक के 2 बंदों को पता, वो उसको एक्सपोज नहीं करते। सही। इसी तरह आईटी का हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ना ये सारी सूरत हाल देखते हुए हमारे प्राइवेट सेक्टर ने उल्टा हिसाब कर लिया। जो कंपनी कामयाब है वो दूसरों की हेल्प कर रही है कि यार हम तुम लोग को फार्मूला बताते हैं। हमारा फाउंडर्स क्लब भी ऐसे ही है। हम जो छोटी कंपनीज हैं उनका एक मसला ये है कि वो उन्होंने कंपनी बना तो ली, लेकिन उनको एग्जैक्ट मार्केट के चैलेंजेस का आइडिया नहीं था। तो या तो वो सर्वाइवल उनका मुश्किल हो रहा है, या तो उनका सर्वाइवल जो है इस टाइम नामुमकिन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, फाउंडर्स क्लब क्या करता है, फाउंडर्स क्लब उनके मीटअप रखवाता है, उनको कंसल्टेंसी देता है कि यार हमने इस सिचुएशन में हमने ये किया था। क्योंकि उस एक तो हमें एक एज था कि हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स के बंदे थे, डिफरेंट एक्सपोजर के बंदे थे। उस्मान भी खुद यूएस में जॉब्स वगैरह करके आए हुए थे, तो उनको पता था कि ये प्रॉब्लम्स आने और कैसे टैकल करनी है, प्री प्लान था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम डेवलपमेंट में भी यही काम करते हैं, हम प्लानिंग वी लैक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसकी वजह से हमें चीज़ों के मसले आते हैं। तो हम उन छोटी कंपनीज़ को बताते हैं कि यार ये मसले हमें भी आए थे, तो आप इस तरह से करें। क्यों? ताकि वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर सके मार्केट में। जैसे आपने कहा हम पे कर्जे हैं, और जितना तेज़ी से इस टाइम आईटी कर सकती है, रीज़न क्या है, टेंजिबल कुछ नहीं है। आपको कोई चीज़ मंगवानी पड़ती है जी, उसके 100 मसले कस्टम में फंस जाना है, एक्सपोर्ट करना, ये तो एक सर्विस है, कहीं पे भी बैठे आपने कर दी। सबसे आसान तरीका डॉलर लाने का यही है। मैं ये नहीं कहता वो ना करें, वो करें। हर चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल पर प्रमोट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ये समझते होंगे इस टाइम। आज से 5 साल पहले चले जाएं अगर, फिर तो ये केस था कि लोगों के सामने वेब डेवलपमेंट सिर्फ एक वेबसाइट को बनाना था कि यार एक वेबसाइट नज़र आ रही है वेब डेवलपमेंट। लेकिन वेब डेवलपमेंट इज़ वे मोर देन दैट। वेब डेवलपमेंट सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर ही है जो वेब पे चलता है। सही। और इसकी रियलाइजेशन करना गवर्नमेंट लेवल्स पे इतने कैलिपर चाहिए हमें, हर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर लेवल के, जो इसको रियलाइज कर सकें यार ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ये सिर्फ तभी कह लें बूस्ट हो सकती है, अदरवाइज हम तो एफर्ट्स कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया इर्तिज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आखिरी कोई पैगाम जो एस्पिरेंट्स को आप देना चाहेंगे कि उनको भी कुछ मोटिवेशन? वैसे तो इस पूरी पॉडकास्ट ही इससे रिलेटेड थी कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है इसमें, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन है, और कोई ऐसी चीज़ स्पेसिफिकली जो आप गाइड करना चाहें तो ज़रूर। बिल्कुल। तो इसी पॉडकास्ट को समराइज़ करते हुए जो बेसिकली जो मैसेज जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को, वो ये है कि बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। दैट्स द मेन सीक्रेट रेसिपी ऑफ इवन एनी इंजीनियरिंग। और उसके अलावा जी कोई बैरियर ना रखें माइंड में कि हम नॉन टेक्निकल पर्सन हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, इस तरह की बहुत एग्जांपल्स हमने देखी हैं। ऐसे ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम मार्केट में, लेकिन उनकी कोई डिग्री नहीं है, उनकी हायर एजुकेशन भी नहीं है। विद द एक्सपीरियंस वो सीखते हैं। हाँ, दे हैड टू ब्रेक द आइस फर्स्ट। तो आफ्टर दैट पॉइंट एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल। तो आपको भी उस लिमिट तक देखें। अगर आपका माइंड सेट होगा कि जी करना ही नहीं है, कहीं आप जाएंगे नहीं, कुछ ट्राई नहीं करेंगे, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अदरवाइज़ अगर आपका माइंड सेट ऑपोजिट हो कि यार ट्राई करते हैं, कुछ हो जाएगा, मे बी अगर हो गया तो बेस्ट है, तो इस माइंड सेट के साथ चलें। और इंशाल्लाह बेशक आप नॉन टेक्निकल हैं, जैसे भी हैं, आप देखेंगे यू विल सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। और इसके अलावा जी अगर आप हमारी कोई हेल्प चाहते हैं तो फील फ्री टू ड्रॉप एनीथिंग, योर रिज्यूमे, योर questions, or ask anything at hr@fsync.com. We are always available and we will try to reach out back to you soon. और जहाँ हम हेल्प कर सकें हम हाजिर हैं। ज़बरदस्त। इट्स द लास्ट क्वेश्चन, क्या एज है आपकी?
मेरी ये अच्छा सवाल है क्योंकि रीज़न इज़ कि को मानता नहीं है, मैं 25, मैं आई ग्रेजुएट इन 20 एज ऑफ 20 और मुझे 5 साल इंडस्ट्री में हो गया, 25। तो असल में मेरी क्लासेस स्किप्ड हैं, मैं 4th ग्रेड नहीं मैंने पढ़ा, 6th ग्रेड नहीं पढ़ा और 8th ग्रेड नहीं मैंने पढ़ा। तो वो इवन में एक मोटिवेशन है। हाँ, ये अब तो इजी है। जब मुझे याद है तब 22 लाहौर का एक रूल आ गया था मैट्रिक में, जब मैं गया कि 8 क्लास के एग्जाम्स नहीं होते थे बोर्ड के, तो मैट्रिक में जब मैं गया तो रूल आ गया था जी आप बिलो 13 जो है वो नहीं दे सकते एग्जाम्स। तो उसी साल वो रूल उन्होंने लिफ्ट अप किया, तो मैं अब असेबल, अदरवाइज आई थॉट कि चलो यार कोई बात नहीं, अगले साल ज़्यादा तैयारी के साथ दे दूंगा। लेकिन अल्लाह ने बड़ा साथ दिया हुआ है जी, और माँ बाप की दुआएं ऑब्वियसली, और बाकी सपोर्ट है दोस्तों यारों की, और बाकी दुआएं आपकी। ज़बरदस्त। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे एक इंसान 20 साल की एज से स्टार्ट करता है, 5 साल लगाता है इस इंडस्ट्री में, और सिर्फ 1 साल की अनथक मेहनत से 40 लोगों की टीम को लीड कर रहा है। अगर आज आप डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 40 लोगों की टीम लीड करने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 साल चाहिए, उसका एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स से खेलना पड़ता है, तो जाके आप उस लेवल पे आते हैं। लेकिन IT टेक्नोलॉजी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो आपको सालों के काम महीनों के आपको दिनों में ले आते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग भी इस नॉलेज को सीख लेते हैं तो आप भी बहुत जल्दी ना सिर्फ तरक्की करेंगे, ना सिर्फ PKR में कमा रहे होंगे, बल्कि डॉलर्स में भी कमा रहे होंगे और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर रहे होंगे। आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जान सकते हैं कि कोई अंग्रेजी अच्छी नहीं रिक्वायर्ड, कोई ज़्यादा आपको इसके इन चीज़ों के ऊपर नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ काम के अंदर पढ़ना है, और अगर आप काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो साल के अंदर आप कहाँ से कहाँ होंगे। इस तरह की और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, डेव सिंह के और बहुत सारे गेस्ट इंशाल्लाह हम बुलाएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे और कोशिश करते रहेंगे कि आप सीखें और कहीं ना कहीं पहुँचे। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।